आज हम लोग देखेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में हम लोग देखेंगे, ये क्लास 9th का है, तीसरा क्लास है। इस तीसरा क्लास में हम लोग आज देख रहे हैं कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति जो होता है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में कुछ जानकारी मिलता है, यहाँ से हम लोग प्राप्त करेंगे। कोशिका भित्ति जो है, इसके बारे में कहता है कि पादप कोशिकाएं, मतलब कि कोशिका जहाँ तक बात करता है तो जंतु कोशिका भी होगा, पादप कोशिका भी होगा, लेकिन यहाँ कोशिका भित्ति की जहाँ तक बात है तो पादप कोशिका में होगा। कोशिका भित्ति पाया जाएगा किसमें? तो पादप कोशिका जितने भी होंगे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होगा। तो इसमें ध्यान देना है कि पादप कोशिकाएं चारों ओर से, कौन चारों ओर से? तो पादप कोशिकाएं। तो पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण से घिरी होती है। इस आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। इस आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि ये जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति पाया किस में जाएगा? तो अगर पूछेगा हमसे कोई कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होते हैं, तो नहीं होते। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होते। तो पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। इस आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। और यह जो कोशिका भित्ति होता है, मुख्यतः मेन रूप से सेल्यूलोज की बनी एक पारगम्य होती है। बनी होती है किसका? तो सेल्यूलोज का। कौन? तो कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। और यह पारगम्य होती है, मतलब कि इस पार से उस पार आ जा सकता है। कुछ पदार्थ जो है इस पार से उस पार आ सकता है। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है। अब जहाँ तक सेल्यूलोज की बात है, तो ये कैसा पदार्थ है? तो एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता, यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है। सेल्यूलोज जो है एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी कारण कोशिका भित्ति जो होते हैं कड़े होते हैं, और कड़े के साथ साथ ये जो होते हैं कड़े के साथ साथ निर्जीव होते हैं। कड़ा तो होता ही है, और ये क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। तो इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। यह अर्धपारगम्य नहीं होता है। मतलब अर्धपारगम्य के मतलब कुछ वस्तुएं इससे आर पार होती है, कुछ नहीं होती। ये नहीं होता है, इस प्रकार का कोई बात नहीं है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। ये बात हम पहले ही जान चुके हैं कि कोशिका भित्ति जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु के कोशिका में पादप भित्ति नहीं होते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा हम लोग को। यह जीव द्रव से तो इसके बारे में बोला जाता है कोशिका भित्ति के बारे में कि यह जो है जीव द्रव से स्रावित पदार्थ द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। दूसरी बात है कि इसके आगे इसके बारे में जानना है, तो ये बोलता है कि यह मोटी, मजबूत, छिद्रयुक्त एवं निर्जीव होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो होता है, एक बात तो पता है कि यह मोटी होती है, मजबूत होती है, मोटी के बाद कौमा मजबूत होती है, छिद्रयुक्त होती है, मतलब इसमें दीवार में छिद्र होती है। तब ना आप ऊपर में हम लोग पढ़े कि यह जो होता है छिद्रयुक्त होता है। ऊपर में पढ़े थे हम लोग कि छिद्रयुक्त होता है, तो इसका मतलब इसमें देखे थे यह बात एक है, पारगम होती है। यह कोशिका भित्ति क्या होती है? पारगम होती है। अब इसके बारे में जानना है कि जीव द्रव से स्रावित पदार्थ द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। यह मोटी, मजबूत, छिद्रयुक्त एवं निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति क्या होता है? सजीव होता है या निर्जीव होता है? तो हम लोग बोलेंगे यह निर्जीव होती है।
किसी भी कोशिका के कोशिका भित्ति जो है, किसी भी कोशिका के कोशिका भित्ति जो है हमारा, किसी भी कोशिका के कोशिका भित्ति को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। इस पर ऐसे बांटा जाता है। और इसमें एक चीज़ और देखा गया है कि मध्य पटल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? मध्य पटल पाया जाता है। तो किसी भी कोशिका के कोशिका भित्ति को 3 भागों में बांटा जाता है और एक मध्य पटल होता है। तो पहला जो है प्राइमरी सेल वॉल इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल वॉल इसी को कहते हैं। पहला भाग जो होता है कोशिका भित्ति को जो हम बांट रहे हैं उसको पहला को प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं कि मध्य पटल के दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल होते हैं। मतलब अगर मान लिया कि मध्य पटल ऐसा है तो ये P1 है, इधर P1 है, तो ये जो हमारा मध्य पटल है इसको हम क्या कहेंगे? मध्य पटल। मध्य पटल लिखना बहुत मुश्किल है, सीमित संसाधन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा मान लिया जाए कि इस तरह से दीवार है और इसके बाद जो है P1 है, दोनों तरफ क्या होगा? दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल होगा। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि मध्य पटल के दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल होते हैं। सभी कोशिकाओं में से सबसे पहले यह भित्ति बनता है। ये भी बात तय है कि यह जो प्राइमरी सेल वॉल है, कोशिका में जितने भी सेल वॉल बनते हैं उसमें सबसे पहले बनते हैं। यह पतली, कोमल, लचकदार एवं पारगम्य होती है। पतली होती है, कोमल होती है, लचकदार होती है एवं पारगम्य होती है। क्या होती है? पारगम्य होती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। पहले ही पढ़ चुके हम लोग कि यह सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज जो बना होता है इससे, और सेल्यूलोज से क्या बनता है? तो पेपर, हम लोग जिस पर लिखते हैं पेपर, वो किसका बना होता है? उसमें सेल्यूलोज की भी मात्रा होती है। सेल्यूलोज का बना होता है। कुछ कवक, अब इसमें एक ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वह सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन अगर कहीं इससे और डीप में जाना है, अगर इससे और डीप में हम चले जाते हैं तो इसमें कुछ बात आता है कि प्राइमरी सेल वॉल में सेल्यूलोज तो मुख्य रूप से होता है, मेन रूप से यही होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ होते हैं। इसके अलावा जो है एक बात और टर्म इसमें आता है कि कहीं कवक की जहाँ बात कर दे, अगर ईस्ट की बात कर दे, तो इसमें कहेंगे क्या सेल्यूलोज होता है? तो नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। कवक हो जाए या फिर ईस्ट हो जाए तो उसमें काइटिन का प्राइमरी जो सेल वॉल होता है बना होता है। तो कवक और ईस्ट में प्राइमरी सेल वॉल किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। अब दूसरा है हमारा कि ये सेकेंडरी सेल वॉल। हमने देखा था कि मुख्य रूप से 3 जो सेल वॉल होते हैं, तो उसमें प्राइमरी देख लिया हमने। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। कहता है प्राइमरी सेल वॉल के ठीक नीचे परिपक्व एवं अस्थायी रूप से सेकेंडरी सेल वॉल होती है। यह पतली होती है, नन इलास्टिक होती है, मतलब उतना लचीला नहीं होता। नन इलास्टिक माने लचीलापन होता है, नन माने ना, लचीलापन उसमें नहीं पाया जाता। तो प्राइमरी सेल वॉल के ठीक नीचे परिपक्व, मैच्योर, अस्थायी रूप से सेकेंडरी सेल वॉल उपस्थित होते हैं। यह पतली होती है, साथ साथ में नन इलास्टिक होता है या होती है, जो भी है। नेक्स्ट में देखिए कि सेकेंडरी सेल वॉल भी सेल्यूलोज की बनी होती है। एक बात तय है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ऐसा सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है, ऐसा ही बोलेंगे, लेकिन कहीं कहीं जब उसके अंदर में जाएंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इस तरह से पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और भी मटेरियल होते हैं, कुछ और भी पदार्थ होते हैं जिसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से सेकेंडरी सेल वॉल भी सेल्यूलोज का बना होता है। देखिए भी दे रहा है, इसका मतलब जोर दे रहा है, यानी सबसे पहले सेल्यूलोज की बात करेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें पेप्टीन एवं लिग्निन आदि पदार्थ की भी उपस्थिति होती है। इसमें लिग्निन के जमाव के कारण यह भित्ति जो है कड़ा होता है और मोटा होता है। मतलब ध्यान देना है कि सेकेंडरी सेल वॉल में सेल्यूलोज तो होता है, सेकेंडरी सेल वॉल में सेल्यूलोज तो होता है, सेकेंडरी सेल वॉल में सेल्यूलोज तो होता है, लेकिन सेल्यूलोज के साथ साथ एक पेप्टीन और दूसरा लिग्निन पाया जाता है। अब एक चीज़ और देखना है कि सेकेंडरी सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है और लेकिन इसमें और भी मटेरियल पाया जाता है जिसमें पेप्टीन तथा लिग्निन होता है। पदार्थ इसमें पाया जाता है कौन कौन? तो पेप्टीन, लिग्निन और क्या? सेल्यूलोज। ये 3, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर। सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज और दूसरा पेप्टीन और लिग्निन, सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये सब भी, मतलब समझिए कि ये भी उपस्थित होता है। एक चीज़ में ध्यान देना है कि ये जो सेकेंडरी सेल वॉल कड़ा हो जाता है,
और मोटा हो जाता है। कैसे होगा? तो इसमें एक चीज़ लिग्निन की मात्रा पाए जाने के कारण, लिग्निन की मात्रा पाए जाने के कारण नहीं, इसका जमाव हो जाने के कारण, इसमें धीरे धीरे लिग्निन की मात्रा के जमाव होने के कारण यह कड़ा के साथ साथ में मोटा भी हो जाता। तो कहेंगे कि सेकेंडरी सेल वॉल किसका बना होगा? मुख्य रूप से तो सेल्यूलोज का बना होगा। सेकेंडरी सेल वॉल मुख्य रूप से किसका बना होगा? तो सेल्यूलोज का बना होगा। और कहेगा इसके अतिरिक्त क्या क्या पाया जाता है? तो पेप्टिन तथा लिग्निन भी पाया जाता है, पेप्टिन तथा लिग्निन भी पाया जाता है। और इसमें अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि सेकेंडरी सेल वॉल में क्या पाया जाता है जिसके कारण इसकी भित्ति कड़ा तथा मुलायम होता है? तो हम इसमें कहेंगे लिग्निन पाया जाने के कारण ऐसा होता है। अब देखते हैं टर्शियरी बहुत कम में मिलता है, टर्शियरी का उतना पढ़ना नहीं है और मिलता ही बहुत कम है, लेकिन इसके बारे में एक जानकारी ले लेते हैं कि कुछ पौधों की कोशिकाओं में तृतीय कोशिका भी पाई जाती है जो एक जाइलिन नामक पदार्थ का बना होता है। आवृतबीजी पादपों के जायफल, जिसको वाहनिकाएं, जायफल वाहनिकाओं मतलब है ना, ये हमारा जिम्नोस्पर्म बोले या फिर इसको ट्रैकियार्ड्स ऑफ जाइलम बोले, ये दो में से कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि टर्शियरी सेल वॉल जो है ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन कहीं कहीं कहता है कुछ पौधों की कोशिकाओं में, कुछ पौधों की कोशिकाओं में, जोड़ दे रहा कि कुछ पौधों की कोशिकाओं में तृतीय कोशिका भित्ति जाइलिन नामक पदार्थ की बनी होती है। और कहता है यह जो है आवृतबीजी पादपों के जायफल वाहनिकाओं मतलब ट्रैकियार्ड्स ऑफ जाइलम, या इसी को हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। ठीक है, यह जो है टर्शियरी जो है हेमीसेल्यूलोज एवं जाइलन कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। अब हमसे पूछा जाए कि जो टर्शियरी सेल वॉल है वह किसका बना होता है? तो हेमीसेल्यूलोज के अलावा इसमें और क्या पाया जाता है? जाइलन, ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब एक मध्य पट्टिका जिसको हम पढ़ेंगे, ये जो बीच में है कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है, 3 को, और मध्य पट्टिका एक होता है जो कोशिकाओं को जोड़े रहता है, सीमेंट की तरह काज करता है। तो कहते हैं इसमें कि 2 पास की कोशिकाओं के बीच एक रचना पाई जाती है जिसे मध्य पटल कहते हैं। ये पटल होगा, इस तरह से पटल लिखेंगे, पटेल नहीं होगा, पटल होगा। तो कहता है 2 पास की कोशिकाओं के बीच एक रचना पाई जाती है जिसे मध्य पटल कहते हैं, पटल कहेंगे। ठीक है, मध्य पटल कहते हैं। जो मध्य पटल होता है जो 2 कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। फिर से एक बार देखते हैं, कहता है 2 पास की कोशिकाओं को, ये जो हमारा मध्य पट्टिका है इसके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलता है कि 2 पास की कोशिकाओं के बीच एक रचना पाई जाती है। मान लिया जाए कि 2 पास की कोशिकाओं के बीच में एक रचना पाई जाती है जिसे मध्य पटल कहते हैं। मध्य पटल कहते हैं जो 2 कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। तो कहता है 2 कोशिकाओं को जोड़ने का काम कौन करता है? तो मध्य पटल करता है। या मध्य जो पट्टिका है या पटल जो भी हम पढ़ेंगे, मध्य पट्टिका कैल्शियम तथा मैग्नीशियम है ना पेक्टेट से बना होता है। फिर से देखते हैं, मध्य पट्टिका, मध्य पटल जो भी है उसको हम Ca+Mg पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट से बना होता है। ये जो होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो फल होता है, जैसे आम लेते हैं, आम के दिन में अगर हम आम को देखते हैं तो आम जो है कच्चा जब रहता है तो कच्चे फल जो होते हैं कड़े होते हैं, लेकिन यही आम अगर पक जाता है, पकने के बाद ये जो होता है थोड़ा मुलायम हो जाता है, पकने के बाद तो मुलायम हो जाता है कच्चे की अपेक्षा। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हमसे पूछा है कच्चे फल कड़े होते क्यों, तो क्योंकि उसमें मध्य पट्टिका या मध्य पटल पाया जाता है। ठीक है, इसकी कोशिकाओं में मध्य पट्टिका या पटल पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, कच्चे फल जो होते हैं कड़े होते हैं। लेकिन अगर यही कच्चे फल जब पक जाते हैं तो मध्य पट्टिका जो होता है क्या होता है कि इसमें मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तो इसके कारण जो है ये मुलायम हो जाते हैं। ज़्यादा पक जाता है तो थोड़ा ज़्यादा मुलायम हो जाता है। यही कोशिका भित्ति के कुछ कार्य हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कोशिका भित्ति के कुछ निम्नलिखित कार्य है, जरा देख लेते हैं। कोशिका को निश्चित रूप देता है, एक शेप देने का काम कौन करेगा? कोशिका भित्ति देगा। किसको? कोशिका को निश्चित रूप देने का काम करेगा कोशिका भित्ति।
कोशिका को सुरक्षा तथा सहारा प्रदान करता है। दो बात है, सुरक्षा प्रोटेक्ट करता है और सहारा प्रदान करता है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। कोशिका की झिल्ली की रक्षा कौन करेगा? तो कोशिका भित्ति करेगा। कोशिका को सूखने से बचाता है। इतना सारा कार्य अकेले ये कोशिका भित्ति करता है। ये देखते हैं। अब इसके आगे देखते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाता है। कोशिका द्रव को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव का वह भाग, जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है, उसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि कोशिका द्रव, इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। द्रव का, किसका? जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है, उसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे खनिज लवण और जल। खनिज लवण और जल अकार्बनिक पदार्थ है, तथा कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन आदि भी और भी मौजूद होते हैं, जो निर्जीव पदार्थ है। फिर से देखते हैं एक बार फिर से हम लोग जरा देख लेते हैं कि जीव द्रव का वह भाग, जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है, उसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज लवण और जल पाए जाते हैं, तथा कार्बनिक पदार्थ, इसमें कार्बनिक पदार्थ भी होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि, जो निर्जीव पदार्थ हैं। ठीक है, इतना बात हम लोग समझ गए। यानी कोशिका द्रव के बारे में जब हम लोग पढ़ें तो ये बात पता लगा कि साइटोप्लाज्म इसे कहते हैं, और जीव द्रव का एक वह भाग होता है, एक वैसा भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है। यानी कहता है कि जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है, उसे हम कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें अनेक अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें अनेक अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ दोनों पाए जाते हैं, जिसमें से अगर हम अकार्बनिक की बात करें तो एक दो एग्जांपल दिया गया है, जैसे खनिज लवण है और जल जो है किसके अंतर्गत आते हैं? अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि आते हैं, और ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आते हैं निर्जीव पदार्थ हैं, ऐसा माना गया है। इसके आगे जब हम देखते हैं, कहता है कोशिका द्रव एक बहुत ही गाढ़ा, कोशिका द्रव के बारे में अगर हम पूछा जा रहा है तो इसके बारे में बोला है कि कोशिका द्रव एक बहुत ही गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। कोशिका द्रव समरूप या समांगी पदार्थ नहीं है। कोशिका द्रव जो है समरूप या समांगी पदार्थ नहीं है। झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा होता है। हम लोग अभी देखे थे, कौन सा झिल्ली भाई? हम लोग देखें, ये झिल्ली होता है ऊपर का, जो कोशिका झिल्ली या जो भी है, तो कहता है झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा होता है। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होता। झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा होता है। वायरस में किसी प्रकार के झिल्ली नहीं होते हैं, इसके चलते इसमें सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता। यानी कि झिल्ली नहीं पाई जाती, झिल्ली एक आवश्यक हिस्सा है जीव का। अब वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। ऐसा मालूम होता है कि जब वायरस में झिल्ली नहीं पाया जाता है तो सजीवों का लक्षण परिलक्षित दिखाई नहीं पड़ता है। जब किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रविष्ट करते हैं तो उसकी मशीनरी का उपयोग करते हैं एवं अपना बहुगुण करते हैं, अर्थात सजीवों के शरीर के भीतर वायरस जीवित कोशिका की तरह कार्य करते हैं। यानी खुद वो सजीव ना है, निर्जीव है, लेकिन वो जिसके अंदर में चला जाए तो वो सजीव उसमें जान ला देता है। जान तो रहता है, अपने में भी जान आ जाता है। अब देखिए इसके बारे में क्वेश्चन दिया है, आप इसको पढ़ लिए होंगे, इसको समझे होंगे। तो अब इसके बाद प्रश्न है हमारा कि कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति क्या है, इसके बारे में लिखिए, इसके बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? अधिकांश पादपों में कोशिका भित्ति किसका बना होता है?
अगला सवाल है, अभी हम लोग पढ़े थे कि कवक एवं ईस्ट में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? दो कोशिकाओं के बीच एक रचना पाई जाती है जो कोशिका को जोड़ने का काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? और किसकी उपस्थिति के कारण कच्चे फल खड़े होते हैं? ऐसा सवाल हम लोग पढ़े हैं। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा।